हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र की 6 to 12 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की ऑडियो बुक सीरीज। तो चलिए बिना देरी के अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह 4th चैप्टर का 3rd पार्ट है। सबसे पहले हम टॉपिक है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। तो मध्य पाषाणकालीन जो संस्कृति है इसका टाइम पीरियड 9000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में इस मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की शुरुआत हुई थी। पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के दोनों के बीच के काल को मध्य पाषाण संस्कृति कहा जाता है। यह मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के औजार हैं। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के औजार हैं। देख सकते हैं कि आप लोग इस समय के औजार होते हैं बहुत ही छोटे होते थे, यानी कि जो मध्य पाषाण युग के जो औजार होते थे वे बहुत ही छोटे होते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और आम औजारों की तुलना करें तो पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के जो औजार हैं वो उससे बड़े हैं। मध्य पाषाण युग के जो औजार है वो छोटे होते थे, जिसके कारण इनको सूक्ष्म भी कहा जाता था, जिसके कारण इस संस्कृति का नाम सूक्ष्म संस्कृति में पड़ गया था और इसको प्रस्तरित भी कहा जाता था। इन औजार अगर हम इस युग के औजारों की बात करें, ये 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते थे। इनमें उत्तर पूरा पाषाण युगीन के यानी कि उत्तर पूरा पाषाण युगीन से तुलना करें तो उसके औजार भी इनसे बड़े होते थे। इस जैसे कि बेदनी, खुरचनी, तक्षणी आदि। इसके अलावा विभिन्न आकृति और आकारों के कुछ नई किस्म के औजार होते थे। इसके अलावा बहुत सारी आकृतियां होती थी इनमें और अलग अलग आकार होते थे। नई किस्म के औजार भी होते थे, जैसे अर्धचंद्राकार, हसीनिया, संबलम, टिक्रोना, बाणागढ़। ये सभी औजारों के नाम है जो कि हमें देखने को मिले हैं। इन औजारों के आकार से स्पष्ट होता था कि इनका उपयोग किस रूप में होता था, यानी कि जब भी कोई पुरातात्विकों को वे औजार मिलाए तो वे उस आकार से उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि इस औजार का इस्तेमाल किस तरीके से होता होगा। कुछ औजारों पर लकड़ी और हड्डी आटे की मूठ लगी होती थी, जिससे कि यह पता लग जाता था कि इस औजार का इस्तेमाल किस लिए वे लोग करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सूक्ष्म पाषाण युगीन उद्योग मूलतः उत्तर पूर्व पाषाण युगीन उद्योग से निकला है। ऐसा हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण जो उद्योग है वो उत्तर पूर्व पाषाण उद्योग जो है ये उससे ही बना हुआ है। ये इस बात का अनुमान हम दो बातों से लगा सकते हैं। सबसे पहला है स्टेटोग्राफी। स्टेटोग्राफी क्या होता है? जब भी वैज्ञानिक को कोई पुरातात्विकों को कोई चीज मिलती है तो वह उसके कालक्रम को निकालने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक स्टेटोग्राफी होती है। अर्थात जब भी उन्हें कोई वस्तु मिलती है तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता करने के लिए इन सभी विधियों का मैटर करता है। स्ट्रेटोग्राफी क्या होता है? जैसे कि अब कोई जमीन है, यहाँ पर मानव नहीं है। सपोज एक जमीन है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि किसी युग की शुरुआत हुई, जैसे मध्य पाषाण युग की शुरुआत हुई। जैसे ये जमीन है, यहाँ पर सब मध्य पाषाण युग की शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर कोई बस्ती नहीं है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, तो लोगों ने क्या करा, अपने मकान बनाए, घर बनाए, कृषि की, अर्थात जो भी उन्होंने जमीन पर क्रियाकलाप किया। जैसे ये क्या है, हमारी नेचुरल लेयर है। अब ये उन लोगों का मकान बनता गया तो ये क्या होती गई, हमारी ये नेचुरल लेयर नहीं रही। तो यहाँ से हमें जो भी अवशेष मिलेंगे, उन अवशेषों के आधार पर जो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालेंगे उसी को स्ट्रेटोग्राफी कहा जाता है। अर्थात स्टेटोग्राफी यह सिद्ध करती है कि सूक्ष्म पाषाण युगीन जो उद्योग है ये उत्तर पूर्व पाषाण उद्योग से ही निकला है, क्योंकि दोनों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आधार पर प्रतीत है कह सकते हैं। और दूसरा यह तर्क है कि दोनों की जो श्रेणी है उनका भौतिक विकास पूर्व से हुआ है। इसलिए यह कहा जाता है कि इन दोनों बातों से यह प्रमाणित होता है कि यह उद्योग इसी से निकला है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मध्य पाषाण युग के लोगों पे, यानी कि जो मध्य पाषाण युग के जो लोग थे वह अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे, किस तरीके से वह लोग अपना जीवन को निर्वाह करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, क्योंकि उस समय में कृषि का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ये लोग क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, या जो भी नेचुरल इनको चीजें मिलती थी, खाद्य वस्तु, पेड़ पौधों से भी चीजें मिलती थी, उसको बटोर कर इन सभी तीनों चीजों से ये लोग अपने जीवन यापन करते थे, अपने जीवन का निर्वाह करते थे, अपना पेट भरते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य पाषाणिक स्थल, यानी कि ऐसे कौन कौन से स्थल है जहाँ से मध्य पाषाणिक अवशेष मिले। दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत, कृष्णा नदी दक्षिण में राजस्थान। इसके अलावा कई अन्य मध्य पाषाणिक स्थल भी हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि हमें बताए गए। सूक्ष्म पाषाण युग। जब भी हम सूक्ष्म पाषाण युग की बात करें तो आप लोग समझिएगा कि यह मध्य पाषाण युग की ही बात हो रही। सूक्ष्म पाषाण युग के जो औजार थे इनकी विशेषताएं थी चर्च, कैल्स्टोनी, स्फटिक, जैस्पर, कालीनियन अगेट जैसी बड़ी सामग्रियों के द्वारा तैयार रोडों से निर्मित, यानी कि
जब भी शुष्क पाषाण युग के औजारों को बनाया जाता था, उसके लिए चर्ट इन सभी पत्थरों का इस्तेमाल होता था और करोड़ों से यह बनाए जाते थे। बहुत बढ़िया सामग्री होती थी, काफी बढ़िया टाइप के पत्थर होते थे, क्रोड होते थे, अच्छी तरीके की सामग्री से इन सभी के औजारों का निर्माण होता था। सम समांतर पक्षीय फलक गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल मध्य पाषाण युग के बारे में तारीखें उपलब्ध हुई है। यानी कि इन सभी जो हमने जगह भी बताई, जैसे गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सभी से हमें मध्य पाषाण युग के विभिन्न पुरास्थल मिले हैं और इनसे ही हमें इनकी तारीखें भी उपलब्ध हुई है। अब तारीखें कैसे पता चली? मान लीजिए कि कोई जगह है, ठीक है, इस जगह से हमें एक मध्य पाषाण युग औजार मिला, इस जगह से हमें दूसरा भी औजार मिला, तो इतिहासकारों को यह अनुमान लगाते हैं, ये कहते हैं कि ये औजार और ये औजार जो है दोनों एक ही टाइम पीरियड के होंगे, एक ही समय काल के होंगे और ये इसके समकालीन होगा। तो जब हमें एक ही जगह से काफी सारी एक जैसे सेम वस्तुएं मिलती तो हमें उसकी तारीख भी ज्ञात हो जाती। जिससे कि ये पुरातत्वविदों ने यह बताया कि यह जो चीज है, यानी कि जो मध्य पाषाण है, ये 12,000 ईसा पूर्व के आसपास का शुरू हुआ और 200 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पुरास्थलों से हमें पता चलता है कि समुदाय मूल रूप से आखिरी तक घाट संग्रह को मछुआरे थे, लेकिन शहर में किसी प्रकार की खेती नहीं करते थे। यानी कि इन सभी जहां से हमें मध्य पाषाण युग के पुरास्थल मिले हैं, वहां से हमें यह पता चलता है कि इस युग के जो लोग थे वो लोग आखेट करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, मछुआरे थे, लेकिन वे किसी भी प्रकार की खेती नहीं करते थे क्योंकि उस समय में कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कृषि के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। राजस्थान में बागौर, गुजरात में लंगनाज, ये दोनों मध्य पाषाण युगीन स्थल है। यहाँ हड़प्पा लोगों के समय और इन दोनों स्थलों से हमें यह बात याद हुई है कि इस समुदाय इसके जो लोग थे, यानी कि जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, इनका हड़प्पा और अन्य ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों के लोगों के साथ संपर्क था। यह उनके साथ विभिन्न वस्तुओं का लेन देन करते थे। गंगा के मैदानों को मदहदा और दमदमा जैसे कुछ प्रस्थलों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है। यानी कि इन राजस्थान के बागोर और गुजरात के लखनऊ से तो हमें ये पता चला कि इन लोगों का किन किन के साथ व्यापारिक संबंध था, लेन देन किन के साथ था, है ना, हड़प्पा के साथ और तमपाषाण की संस्कृति। फिर उसके बाद हमें गंगा के मैदानों से मदहरा, दमदमा जैसे कुछ स्थल मिलते हैं। ये पूरा स्थल हमें ये बताते हैं कि मौसम के अनुसार भी कुछ स्थलों पर रहते थे, यानी कि इस समुदाय के जो लोग थे मौसम के अनुसार अपनी जगह चुनते थे। यानी कि क्या होता था, क्योंकि उस समय में घर भी नहीं होते थे और ना ही कृषि होती थी, तो स्थायी जीवन भी नहीं था, तो ये लोग घुमक्कड़ जीवन जीते थे। ये लोग क्या करते थे, मौसम के अनुसार अपना जीवन जीते थे। यानी कि जब बारिश आने लगे तो कहीं और चले आते थे, जब इन्हें कहीं पर जंगल में रहते थे जहां पर इन्हें लिमिट, क्योंकि अब पेड़ पौधों पर ही जीवन अपने यापन करते थे और शिकार करते थे, तो अब शिकार ही कितना कर लेंगे एक टाइम के बाद। तो अगर ये एक जंगल में रहेंगे, शिकार करेंगे, कभी ना कभी तो वहां के जो पशु हैं खत्म होते चल जाएंगे और पेड़ पौधे भी नेचुरली होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि फल फूल जो भी ये लोग खा रहे हैं 24 टाइम इनको मिले, 24 टाइम तो इनको नहीं मिल सकता था, यानी कि पूरे 12 मंथ से इनको पेड़ पौधे पर भी ये जीवन निर्भर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब इनका जो भोजन है वे समाप्त हो रहा है तो वे एक जगह पर चले आते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार अपने स्थलों का चुनाव करते थे। इस बात का पता हमें मदहरा और दमदमा से चलता है। बागोर बागोर से तांबे के 3 12 तीर के कोन मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता की किस्म के हैं। यानी कि राजस्थान के में एक जगह है बागोर जहां से हमें तांबे के तीर मिले हैं और ये हड़प्पा सभ्यता के कहे जाते हैं। माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की किस्म के हैं। कहते हैं कि भारत में सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी विकास के विभिन्न स्तर वाले विशेष स्वतःपूर्ण सामाजिक समूह के शीर्ष तब तक बने हुए थे। यानी कि सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक विकास जो था भारत के अंदर, उस सामाजिक इन सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक विकास के विभिन्न स्तर वाले विशिष्ट पूर्ण सामाजिक समूह का अस्तित्व इस शताब्दी तक भी हमें देखने को मिलता है। इनमें क्या था, आकेट थे, खाद्य संग्राहक थे, जनजातियां, पशुचारक, न्यायवर, अश्वर कृषक, पारंपरिक स्थापित कृषक, आधुनिक विकसित कृषक और शहरी औद्योगिक समाज। ये सभी जो समूह है ये हमें मध्य पाषाण काल के देखने को मिलते हैं। इन समय में समाज के अंदर अनेक स्तरों के लोग शामिल होते थे जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते थे और ये लोग निर्भरता पूर्वक अपना जीवन, यानी कि मध्य पाषाण युग के अंदर बहुत सारी जनजातियां रहते थे, पशुचारक रहते थे, यायावर, अस्थि कृषक,
स्थापित कृषक, आधुनिक विकसित कृषक और शहरी औद्योगिक समाज, यानी कि इन सभी तरीके के लोग जो वो हमें मध्य पाषाणयुगीन समाज में देखने को मिले हैं। ये सभी लोग उस समय में रहते थे और ये लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते थे और ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर थे और निर्भरता पूर्वक अपने जीवन को बिताते थे। मध्य प्रदेश में आरामगढ़, राजस्थान में बाघोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश से आरामगढ़ में, राजस्थान से बाघोर मिला, दोनों ही मध्य पाषाण का प्राचीनतम स्थल माने जाते हैं। इन दोनों जगह से हमें पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका टाइम पीरियड 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। राजस्थान की पुरानी नमक झील मिली है। ये झील सांबर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है। इस झील को सांबर भी बोलते हैं और ये 7000 से 6000 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है कि यह झील के पास कुछ जमाव मिले हैं और उन जमावों के आधार पर यह अनुमान लगाए जाते हैं कि इस झील के आसपास 7000 से 6000 ईसा पूर्व में कुछ पौधे लगाए जाते थे। बागोर और आदमगढ़ से हमें छठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पश्चिमी जिलों में मिला है। यानी कि बागोर और आदमगढ़ से हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें यह पता लगता है कि मध्य पश्चिमी लोग उस समय में भेड़ और बकरियां पालते थे, यानी कि उस समय में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन या बकरी पालन के समय अवधि को लेकर विवाद है। यानी कि राजस्थान के बागोर, मध्य प्रदेश, आदमगढ़ दोनों से ही पशुपालन के साक्ष्य मिले, लेकिन बकरी पालन जो है इसके समय अवधि को लेकर विवाद है, क्योंकि रामचंद्र शर्मा वो कहते हैं कि बकरी पालन की शुरुआत 5000 ईसा पूर्व हुई थी, वही मक्खन लाल ये कहते हैं कि 6000 ईसा पूर्व हुई थी। तो यानी कि पालतू पशु की शुरुआत का जो समय है वह तो 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, परंतु इस बात को लेकर अभी भी विवाद है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाणयुगीन संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण स्तर जिनका कि हमें विस्तृत अध्ययन करना है, जैसे कि राजस्थान में बागोर और गुजरात में लंगराज, उत्तर प्रदेश में सराय है राय, चौपानी, मांडव, मडहरा, दमदमा और मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, यानी कि ये सभी मध्य पाषाण युग के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और इन सभी की हमें डिटेल में चर्चा करनी चाहिए। हमें एक बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मध्य पश्चिमी संस्कृति उन्नत हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ एक ही काल में रहा है। यानी कि हमें इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर हम ये कहें कि मध्य पाषाणयुगीन संस्कृति और जो उन्नत हड़प्पा अवस्था है, दोनों का अस्तित्व हमें एक ही काल में मिला है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी विकास के विभिन्न स्तरों वाले विशिष्ट स्वतःपूर्ण सामाजिक समूह का शताब्द तक बना हुआ था। यानी कि भारत में सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक विकास का जो स्तर था वो हमें इस समय में देखने को मिला और यहाँ पर सामाजिक समूह का अस्तित्व भी था। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इस समय में काफी सारे सामाजिक समूह थे। इससे हमें अपने अतीत की घटनाओं के बुनियादी स्वरूप की जानकारी मिलती है। यानी कि जो सामाजिक समूह है उनके द्वारा हमें अतीत की घटनाओं के बुनियादी स्वरूप की जानकारी मिलती है। अगर आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक भारत के संदर्भ में हमें ये पता चलता है कि आज भी हम हर वर्ष देखें तो कृषि में कम से कम, अगर हम मौसम की बात करें तो उसके अनुसार भी कम से कम 2-3 महीनों में तो कृषि हो ही जाती है। जैसे भूमि, श्रमिक, जनजातीय लोग और गरीब लोग कम से कम आंशिक रूप से फल फूल इकट्ठा करके, खाद, कंदमूल, पत्ते, बीज, फल फूल इकट्ठा करके देहाती प्राकृतिक रूप से, यानी कि आधुनिक भारत में क्या होता है कि अब तो कृषि की शुरुआत हो चुकी है तो लोग कृषि करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन उस समय में क्या होता था, चाहे वो हुई श्रमिक हो, चाहे वो जनजातियां हो, चाहे वो गरीब लोग हो, सभी लोगों को शिकार पर और पशुपालन पर, यानी कि नेचुरल चीजों पर ही अपना जीवन डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उन लोग खेती नहीं है। चाहे वे देहाती इलाके से, ये सभी लोग खाद, कंदमूल, पत्ते, बीज, फल फूल इकट्ठा करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। मध्य पाषाणयुगीन जीवन पद्धति का भारत में अभी भी हमारे लिए कहीं अधिक महत्व है जितना कि हम मानने को तैयार है। यानी कि मध्य पाषाणयुगीन पद्धति का जो है वो बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है, परंतु इसको कुछ पुरातात्विक मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा हमारे कुछ आधुनिक पंथ और महत्वपूर्ण पंथ प्रतीकों की पृष्ठभूमि और कुल परंपरा मध्य पूर्व पाषाणयुगीन संस्कृति हो सकती है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर माने तो मध्य पाषाण जो संस्कृति है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रही है और इसमें कोई भी शक नहीं है
कि नवपाषाण संस्कृति का जो मार्ग है वे यहीं से प्रशस्त हुआ था। नवपाषाण कालीन संस्कृति वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। यानी कि अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो ये कहा जाता है कि नवपाषाण युग को इंग्लिश में न्योलिथिक एज कहा जाता है और ये 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जो लगभग 700 ईसा पूर्व पुरानी बताई गई। भारत के अंदर नवपाषाण युग की एक बस्ती मिली जिसका समय 700 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यानी कि पहले ये भारत में मिली थी लेकिन अब ये वर्तमान में कहा है पाकिस्तान के अंदर तो बलूचिस्तान एक जगह है, वहां पर एक मेहरगढ़ नाम है जहां से हमें इसकी बस्ती मिली। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान में बेल नदी के तट पर स्थित है। यानी कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में और यहाँ पर एक ब्रेड बास्केट नाम की जगह है जहाँ से हमें नवपाषाण कालीन बस्ती मिली है। कोची मैदान की है महसी कोची मैदान में बोले नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन करते थे यानी कि यहाँ पर जो प्राचीनतम लोग थे वो लोग क्या करते थे पशुपालन करते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिकतर उन्नत थे। वे गेहूं जौ उगाते थे उपजाते थे कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। 5000 ईसा पूर्व तक लोग चाक के मध्यभाग नहीं बनाते थे लेकिन 4500 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार के चाक की जानकारी हो गई। यानी कि 5000 ईसा पूर्व तक लोगों को चाक की इतनी जानकारी नहीं थी कि वे सुमरदान बना सके परंतु 4500 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार के चाक की जानकारी लोगों को होने लगी तो लोग चाक का यूज करने में मृदवान को बना ले। जिससे क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तनों की संख्या तेजी से बढ़ी और उन पर चित्रकारी भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सिंधु की सहायक नदी है हकरा या सूखी घाटी में 47 उत्तर नवकालीन कालीन बस्तियां यहाँ से मिली है। स्पष्ट इनसे हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का मार्ग प्रकाश यानी कि सिंधु की एक सहायक नदी हकरा यहाँ पे एक सूखी घाटी जिससे हमें 47 नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं। इनसे हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का मार्ग जो है वो प्रशस्त होने। सबसे महत्वपूर्ण स्थल है बुर्ज जिसका अर्थ होता है बुर्ज यानी कि वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है। एक दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है गुफकान जो कि श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम की ओर 41 किलोमीटर दूर है और यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। भारत में चिरांद एक स्थान है। चिरांद अब क्वेश्चन नंबर ये है कि आप लोग के बताना है कि चिरांद कहाँ पर स्थित है। यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण मिले। बुरजूम के लोग रुखड़े धूसर मिटमांडू का प्रयोग करते थे। ये रोचक बात है कि यहाँ कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे। यानी कि बुरजूम में लोग क्या करते थे बुरजूम के अंदर हमें घूसर मिटमांड देखने को मिलते हैं। सबसे रोचक बात यह मिलती है कि बुरजूम के अंदर जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके शव के साथ उसकी बॉडी के साथ उसका पालतू जानवर जो था वो भी डिफाइन करता है। यहाँ से हमें कब्रों में कुत्ते भी मिले जिससे हमें ये पता चलता है कि जानवरों को अपने मालिक के साथ दफनाने की परंपरा नवपाषाण काल में थी। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों को कब्रों में दफनाने की परंपरा भारत के किसी भाग में नवपाषाण युग में शायद नहीं थी। यानी कि केवल हमें बुरजूम से ऐसा मिला है अन्य नवपाषाण स्थलों से हमें वास्तु की परंपरा के साक्ष्य नहीं। पक्की मिट्टी की मूर्तिकाओं फिरंगी से प्रकट होता है कि बहुत से जानवर पालते थे उनके पास गाय बैल और भेड़ बकरी होती थी। यानी कि पक्की मिट्टी की कुछ मूर्तिकाएं मिली हैं जिनसे यह पता चलता है कि नवपाषाण काल लोग बहुत से जानवरों को अपना पालतू पशु मानते थे पालतू पशु बनाते थे जैसे गाय बैल भेड़ और बकरी आदि। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के पालतू जानवर की। गाय बैल भेड़ और बकरी इन सभी को अपने पालतू जानवर बनाते थे। नवपाषाण युग से हमें तीसरा क्षेत्र जहाँ से नवपाषाण युग का उदाहरण मिला वह असम की पहाड़ियों का है। नवपाषाण कालीन अवतार भारत के उत्तर पूर्वी सीमा में गाल की गौरा पहाड़ियों से भी मिलते हैं। कई नवपाषाण स्थल या नवपाषाण पर्वतों वाले स्थलों का उत्खनन हुआ है। यानी कि बहुत सारे नवपाषाण स्थल हमें उत्खनन के दौरान मिले जैसे कि कर्नाटक में मास्की ब्रह्मगिरी हल्लूर कोडगल पिकलिहार संगनकल्लू नरसीपुर टेकलकोट तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली उटनूर आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। जान पता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जारी रही। कर्नाटक के पिकलिहाल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे। यानी कि कर्नाटक के पिकलिहाल से जो हमें
साक्ष्य मिले वैसे ये पता चलता है कि यहाँ के जो निवासी थे वो लोग पशुपालक थे, गाय बैल भेड़ बकरी आदि पालते थे और मौसमी शिविरों में ये लोग रहते थे। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। ये पत्थर की कुदालों को और खोदने के डंडे से जमीन को खोदते थे। यानी कि ये लोग कृषक समुदाय थे और ये लोग क्या करते थे, पत्थर की कुदाल पत्थर की कुदालों से या फिर कुछ डंडे वगैरह लेते थे जिनसे ये जमीनों को खोदते थे। डंडों में एक और से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर पर छलने लगा। यानी कि लोग क्या करते थे, डंडे लेते थे और उनमें आधे किलो वजन का एक पत्थर लगा देते थे और दूसरा सिरा नुकीला होता था और नुकील पत्थर वाले से ऊपर को पकड़ते थे। ठीक है, सपोज ये डंडा बनाएगा, यहाँ पर इन्होंने पत्थर लगा दिया और यहाँ पर ये नुकीला सा ऐसा बना दिया। इस टाइप से ये नुकीला सा बन गया। तो ये लोग क्या करते थे, इस नुकीले वाले हिस्से से जमीन के अंदर खोदते थे और इस हिस्से को स्वयं पकड़ते थे जिससे कि जमीन में छेद हो जाता था। फिर क्या करते थे, उस छेद में ये लोग बीज बोते थे और पत्थर की पॉलिशदार औजार का भी सभी यानी कि जमीनों को खोदने के लिए पत्थर की पॉलिशदार औजार का भी उपयोग करते थे। खोदने के बाद उसमें बीज उगा देते थे। यानी कि कृषि किस प्रकार से करते थे ये बताया गया इसमें। कुम्भकारी, कुंभकारी का मतलब होता है कि जो बर्तन वगैरह होते हैं इन सभी को बनाने को कुंभकारी कहा जाता है। सबसे पहले कुंभकारी भी हमें इसी काल में देखने को मिलती है। यहाँ पर हाथ से बनाए गए मृतभांड मिलते हैं जो कि बाद में मिट्टी के बर्तन और चाक पर बनने लगे। इन बर्तनों में हमें शामिल है, अगर नवपाषाण काल के बर्तन की बात करें तो यहाँ पे हमें पॉलिस्टर काले मृतभांड मिलते हैं, भूषण मृतभांड मिलते हैं, चटाई की छाप वाले मृतभांड भी हमें देखने को मिलते हैं। इन तीनों टाइप के मृतभांड हमें नवपाषाण काल से मिलते हैं। ये देखिए नवपाषाण काल के ये बर्तन है। ये देखिए, आप लोग इन पिक्चर्स को ध्यान से देख सकते हैं। प्लाइस्टोसिन यानी अथवा अत्यंत नूतन युग के अंत में अब से लगभग 10,000 वर्ष पहले पश्चिमी और दक्षिण एशिया में जलवायु की स्थिति बहुत आज जैसी हो गई। यानी कि प्लाइस्टोसिन अत्यंत नूतन युग जिसे कहा जाता है वह अब से लगभग 10,000 वर्ष पहले का माना जाता है। उस समय में पश्चिमी और दक्षिणी एशिया में जो जलवायु थी वह बिल्कुल आज के जैसी हो चुकी थी और उस समय के लोग खाद्य उत्पादक की अवस्था भी ऐसी हो चुकी थी कि लोगों के जीवन का ढंग पूरी तरीके से बदल चुका था। यानी कि धीरे धीरे क्या था, सबसे पहले लोग पेड़ पौधों पर निर्भर थे, फिर वो पशु पालने लगे, फिर वो खाद्य समय पर लगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के जीवन परिवर्तन आता जाता है। इस समय में कृषि भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए लोगों के जीवन में पूरी तरीके से परिवर्तन आ चुका था। इससे पहले भी लोग शिकार करते थे, जंगली पौधों को जमा करते थे, पशुओं को पालतू बनाते थे, पौधों की खेती करते थे। पौधों में गेहूं जो पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे। यानी कि सबसे पहले जो अनाज उगाया गया था उसमें किसका नाम आता है, गेहूं और जौ का। और सबसे पहले जो पालतू जानवर थे वो कौन था, कुत्ता बकरी और भेड़। कुत्ता हमें कहाँ से मिला, शब्द से भी हमें मिला है। कुछ इसलिए कुछ इनका कुछ निश्चित क्षेत्रों में बढ़ जाना आवश्यक था। इसलिए गांव और किसानों समुदाय का विकास हुआ। यानी कि क्या हुआ, अब स्थायी जीवन जो था उसकी भी परमानेंट रूप से शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी क्योंकि कृषि होगी। अब कृषि की शुरुआत तो एक जगह पर यहाँ पे कृषि की जाएगी, इसलिए निश्चित क्षेत्रों में यानी कि बस्तियां बनने लगी, लोग एक जगह पर रहने लगे और गाँव का विकास हुआ। किसान समुदाय में किसानों का भी विकास हुआ। कृषि होगी तभी तो कृषि करने वाले व्यक्ति को ही तो किसान बोलते हैं। अब कृषि होगी तो किसान भी होगा, है ना। तो इसलिए किसानों की भी उदय हुआ। भूमि साफ करने और खेती हेतु जमीन तैयार करने के लिए खासकर उपयोग, यानी कि ये लोग कुछ खास प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे जिससे लोग भूमि साफ करते थे और खेती के लिए अपनी जमीन को तैयार करते थे। उन्हें अपने अतिरिक्त अनाज को जमा कर रखने के लिए या तरल चीजों को रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी। इन जरूरतों के लिए ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। यानी कि जब ये अनाज खेती करने लगे तो अभी अनाज जमा करने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी, तो इन लोगों ने बर्तन बनाने की शुरुआत की और जो कि मिट्टी के शुरुआती स्तर पर जो बर्तन होते थे मिट्टी के बनते थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और वहीं पर अपने अनाज को जमा करते थे। सबसे पुराने बर्तन टोकरी में मिट्टी का लेप लगाकर, यानी कि सबसे पुराने बर्तन में हमें टोकरियां मिलती है जो, और यह बर्तन मिट्टी का लेप लगाकर बनाए जाते थे। आगे चलकर टोकरियों के बिना बर्तन बनाए गए। यानी कि सबसे पहले टोकरियां थी, उनमें मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और उससे बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये टोकरियां भी खत्म होती चली गई। फिर क्या हुआ कि न्यूक्लियर सिरे से जमीन में छेद किया जाता, बीज बोया जाता था क्योंकि पॉइंट बीट होते थे। हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से लोग डंडे में न्यूक्लियर छेद बनाते थे, उससे जमीन में छेद करते थे, बीज बोते थे।
फसल काटने का हथियार लकड़ी के घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धारदार चिप्पर फंसाकर ये औजार बनाया जाता था। यानी कि लकड़ी का एक घुमावदार डंडा होता था जहां पर पत्थर के छोटे छोटे औजार होते थे। फसल काटने का एक तरीका होता था, उसके लिए क्या करते थे, एक लकड़ी का एक डंडा लेते थे, पत्थर का एक छोटा धारदार औजार उसमें लगा देते थे, फिर उससे फसल को काटते। रेस्टों के अंदर था कुल्हाड़ी। इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने और छाटने के लिए होता था। ये औजार कठोर पत्थर से बनाए जाते थे। इसकी खपचे निकालकर इसकी धार बनाकर से लकड़ी के एक डंडे पे, यानी कि फसल को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल भी करते थे। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ये लोग पेड़ों को काटने या छाटने के लिए भी करते थे और ये कठोर पत्थर से बनती थी। इसकी खपचे निकालकर इसमें धार बनाई जाती थी और लकड़ी के एक डंडे में फंसाकर इसका इस्तेमाल किया जाता था। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम जो की बस्तियों को 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखते हैं। यानी कि नवपाषाण युग के आधार पर वहां की जो बस्तियां उनको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी समूह। इस समूह में क्या होता था, इस समूह के नवपाषाण औजारों में प्रगधर की आयताकार कुल्हाड़ियां, यानी कि इस समूह के जो लोग थे उनकी जो कुल्हाड़ियां थी वो आयताकार होती थी और वे वृक्ष की शेप में होती थी। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर पूर्वी समूह। उत्तर पूर्वी समूह में क्या होता था, इस समूह की जो कुल्हाड़ियां थी वो पॉलिशदार पत्थर की होती थी पर आयताकार, इनमें एक आयताकार दस्ता लगा होता था। यानी कि उत्तर पश्चिम वाली कैसी थी, वृत्त वाली, पूर्वी कैसी होती थी, आयताकार दस्ते वाली, और कभी कभार इनमें खंडेदार खत्तियां भी लगी होती थी। तीसरा आता है हमारा दक्षिण समूह। दक्षिण समूह की कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होती थी। यानी कि इस समूह के लोग तो जैसे जो कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे वह अंडाकार होती थी और उनका जो हत्था होता था वो भी नुकीला होता था। उस समय के जो लोग थे वे लोग क्या करते थे, अनाजों को पीसने के लिए सिल और बट्टा, जैसे सिल बट्टा होता है ना आजकल, तो ये नवपाषाण युग में देखने को मिलता है कि नवपाषाण युग के लोग अनाज को पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। हंसिया से हमें फसल काटने के औजार मिले, यानी कि औजारों में बताया गया कि उनका काम क्या क्या होता था। हंसिया जो होता था इससे फसल काटी जाती थी, कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता था और सिलबट्टा से अनाज को पीसा जाता था। ये सभी औजार है, देख सकते हैं यहाँ। कुछ औजार हड्डी से बने, कुछ ये हड्डियों से बने हुए औजार है और ये पत्थर से बने हुए औजार है। इस प्रकार मानव समाज की उत्पत्ति के बाद आधारभूत प्रगति जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया वो यह थी कि मनुष्य ने अनेक प्रकार के पशु और पौधों को पालना पोषण और उगाना शुरू कर दिया। यानी कि मानव समाज की उत्पत्ति के बाद बहुत सारी प्रगति हुई जिससे मानव का जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। मानव ने अनेक प्रकार के पशुओं और पौधों को पाला पोषा और इनको उगाना शुरू कर दिया। वर्तमान के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पश्चिम एशिया में गेहूं जो उगाना 15 ईसा पूर्व में शुरू हो गया। यानी कि वर्तमान में कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि गेहूं और जौ की फसल 700 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में उगाई गई थी। भारत में चावल धान उगाना लगभग 7,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जैसा कि बेलन घाटी में स्थित कोयला पूरा स्थल। यानी कि पश्चिम एशिया से तो हमें गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य मिलते हैं जो कि 7,000 ईसा पूर्व है, और भारत में चावल और धान उगाने के साक्ष्य मिलते हैं जो कि 7,000 ईसा पूर्व है। और ये साक्ष्य में बेलन घाटी में स्थित कोयला पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। कोहिलवा से हमें धान के साक्ष्य मिले जो कि 6,000 ईसा पूर्व है, और इससे ये पता चलता है कि पूरे विश्व भर में धान की यानी कि सबसे ज्यादा प्राचीनतम साक्ष्य धान का जो हमें कोहिलवा से मिला है जो कि 6,500 ईसा पूर्व है। नवीनतम साक्ष्य के अनुसार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, उत्तर यूपी से हमें एक संत कबीर नगर जिले में लौरा देवा नामक स्थान मिला है। यहाँ से भी हमें धान के साक्ष्य मिले जो कि कोहिलवा से भी प्राचीन है। यानी कि पुरानी खोजों की बात करें तो पुरानी खोजों के अनुसार कोहिलवा में सबसे प्राचीनतम धान के साक्ष्य मिले थे, परंतु नई खोजों के अनुसार हमें लहुरा देश से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अनेक पुरास्थलों विशेष रूप से अफगानिस्तान में अकरूफ के प्राप्त साक्ष्य में पता चला है कि पालतू बनाई गई भेड़ों बकरी अन्य पशुओं को जंगली नस्लों का उपयोग भी मनुष्य लगभग 16,000 वर्ष पहले किया करता था। यानी कि बहुत सारे पुरास्थल ऐसे मिले हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि जो पालतू पशु थे जैसे भेड़ बकरियां और इन सभी पशुओं की जो जंगली नस्ल थी इनका उपयोग भी, यानी कि पालतू पशुओं का उपयोग तो मनुष्य करता ही था, पशुओं को पालता था, लेकिन इसके अलावा कुछ इनकी जो जंगली नस्लें होती थी इनका प्रयोग भी वह 16,000 वर्ष पहले करता था। नवपाषाण संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसमें भेड़ बकरियों की हड्डियों का लगातार बड़ी मात्रा में पाई गई।
विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालतू बनाए जाने के फलस्वरूप उनके पालन पोषण के लिए विशेष प्रकार के पशुपालक समुदाय का जन्म हुआ, जो कि आधुनिक समय में अस्तित्व में रहे। यानी कि जब उस समय के लोग पशुओं को पालतू बनाते रहे तो वे उनका पालन पोषण करने थे। यानी कि जो भी व्यक्ति पशुओं को पालतू बनाता था और उनका पालन पोषण करता था, उसको पशुपालक समुदाय का नाम दे दिया जाता था। और ये आधुनिक समय में भी तो पशुपालक होते हैं ना, लोग पशुओं को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और अपने पशुओं के साथ यायावर अर्थात अर्ध यायावर जीवन जीते थे। यानी कि लोग खानाबदोश भी काटते थे क्योंकि ये लोग पशुओं के साथ यायावर जीवन बिताते थे। दूसरी ओर अनेक किस्म के जंगली पौधों को मनुष्य द्वारा श्रम लगाने उनका सफलतापूर्वक उपयोग करने की प्रक्रिया ने उन्हें किसान पर टिककर रहने और बसने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का, यानी कि क्या हुआ, बहुत सारे जंगली पौधे जो थे मनुष्य ने लगाए, खुद लगाए और उनका सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे कि जब पौधे उगने लगे तो वो क्या हुए, एक स्थान पर टिककर रहने लगे, यानी कि स्थायी जीवन की भी शुरुआत हो गई। जैसे कि मजबूर हो गए क्योंकि जब पौधा उगाया उन्होंने, उनको देखना पड़ता था कि इससे क्या मिलेगा, किस तरीके से होगा। अब हम एक पौधा उगाएंगे तो हमें उसकी देखभाल भी तो करनी ही पड़ेगी ना, इसलिए हमें उस स्थान पर रहना पड़ेगा। तो इससे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। इसी के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का युग भी इस समय में प्रारंभ हुआ, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य के जीवन प्रमुखता प्राप्त कर ली। भारत के संदर्भ में नवपाषाण कालीन कृषि पर आधारित क्षेत्र का मोटे तौर पर विभाजन हुआ। सिंधु प्रणाली और उसका पश्चिमी क्षेत्र, गंगा की घाटी, पश्चिमी भारत, उत्तरी दक्कन, दक्षिण दक्कन, यानी कि नवपाषाण कालीन संस्कृति जो थी उसका विभाजन इन चारों क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। नवपाषाण कालीन कृषि को उपयुक्त क्षेत्रों में विभाजन किया जा सकता है। यानी कि नवपाषाण कालीन समय की बात करें तो उस समय में कृषि को भी बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रारंभिक नवपाषाण संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी। यानी कि शुरुआत में नवपाषाण संस्कृति के जो लोग थे, ये लोग इनकी अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर, यानी कि शुरुआत में ही ये लोग खेती करते थे और पशुपालन करते थे। खेती की अर्थव्यवस्था पर आधारित नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य है, यानी कि खेती का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य हमें भारत और पाक के पश्चिमोत्तर भाग से मिलता है, क्वेटा घाटी से, तथा लोरालाई जोब नदियों की घाटी से हमें खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में लोराला झील नदी की घाटी से, यानी कि खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें भारत और पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर भाग की क्वेटा घाटी, लोरालाई और झील नदी की घाटियों, इन सभी जगह से हमें खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ की जब व्यापक रूप से जांच की गई तो यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले, जिससे ये पता चला कि ये लोग 7,000 ईसा पूर्व में यहाँ पर रहने शुरू हो गए थे। लेकिन प्रारंभ काल में वहां पर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू नहीं हुआ था। यानी कि मेहरगढ़ में लोग शुरुआत से रहते थे, लेकिन शुरुआत में लोग मिट्टी के बर्तन नहीं बनाते थे। लगभग 1000 वर्ष बाद, यानी कि 7,000 ईसा पूर्व में यहाँ पर रहते थे और 6,000 ईसा पूर्व के बाद उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, तब ये कढ़ाई इन सभी का इस्तेमाल होने लगा। पहले ये लोग बर्तन हाथ से बनाते थे और चाक पर, और बाद में ये लोग चाक पर बर्तन बनाने लगे। कुछ स्थानों पर खुदाइयों में पूर्व निर्माण काल के कुछ बिखरे हुए वर्गाकार आयताकार घर मिले। वे गारों को कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। यानी कि कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां से हमें खुदाइयों से भी पूर्व कुछ निर्माण काल मिले हैं, कुछ आयताकार घर भी मिले हैं और ये गारे की कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। इन घरों के बीच उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए खाली जगह पर कूड़े के ढेर होते थे और घरों के बीच में रास्ते पर मिले हैं। यही उस काल के गांव का एक नमूना है। यानी कि उस समय में हमें कुछ घर मिले हैं जो कि आयताकार होते थे और जो कि गारे की कच्ची ईंटों से बने होते थे। घर मिले हैं और घरों के बीच में खाली जगह होती थी जहाँ पर कूड़े का ढेर होता था और घरों के बीच से रास्ते भी होते थे। यही उस काल के गाँव का नमूना है। उस समय के घर 4-5 कोठों यानी कमरों के होते थे, जिनमें से शायद 1-2 भंडार के काम आते थे। यानी कि उस समय के जो घर मिले हैं उनमें बहुत सारे कमरे हैं, जिसमें से ऐसा मानते हैं कि 1-2 कमरे जो है वो भंडार घर के लिए यूज किए जाते हैं। उस समय के लोग मुख्य रूप से शिकार, इधर उधर से बटोरे गए भोजन पर निर्भर रहते थे। कुछ हद तक उधर पूर्ति, खेती और पशुपालन भी करते थे। उनकी बस्तियों के स्तर की खुदाई से मिले घरेलू अनाज, यानी कि जब बस्तियों की वहां की खुदाई हुई तो वहां से कुछ घरेलू अनाज मिला, जिसमें कि गेहूं और जौ शामिल है। उन खुदाइयों से हमें पालतू जानवरों की हड्डियां मिली, जिनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि की हड्डियां शामिल है। 6वीं शताब्दी के शुरुआत के स्तर पर पहले हमें हाथ से बने और बाद में कुम्हार की चाक पर बने मृतमान मिले हैं। हड्डी के कुछ अवशिष्ट मिले, जिससे यह पता चलता है कि कुकुदामान किस्म, यानी कि कुबर वाला पशु होता था जिसको ये लोग पालते थे। शवदान अवशेषों से, यानी कि जो शवदान मिले हैं वहां से हमें कुछ मनके भी मिले हैं।
जिससे ये प्राप्त होता है कि लोग लाजवन बनी काले नीले छापे वाले गोमय सफेद कोरिया से बने मनकू का उपयोग करते थे। मनकू का मतलब होता है कि सीड्स जो होते हैं ना, जैसे आज गले में माला पहनते हैं ना, उसके जो मोती होते हैं, उस टाइम में उनको मनकू बोला जाता था। सीपिया के कड़े मिले, लपटने मिली है, जिनसे ये ज्ञात होता है कि ये लोग दूर वाली जगहों से व्यापार करते थे। मेहरगढ़ की खुदाई हुई तो वहां से नवपाषाण युगीन अवशेष मिले हैं, जिससे प्रारंभिक खाद्य उत्पादक युग में सिंधु घाटी का जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त थी। यानी कि उस समय से व्यापार और शिल्प का कोई जानकारी भी हमें इन अवशेषों से होती है। अगले 2500 वर्षों में यहाँ के जो समुदाय थे, इन्होंने मृत भांडों, मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर, धातु के आभूषण, औजारों और बर्तन के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी और वस्तुशाली की विकसित कर ली थी। किले मोहम्मद गुमला, राणा गुंडई, अंजीरा, मुंडीगांव, मेहरगढ़ कच्ची मैदान में स्थित पुरातात्विक स्थल से 17 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के समय का साक्ष्य मिलता है। यानी कि इन सभी स्थलों से जो हमें पुरातात्विक स्थल मिले हैं, उनसे पुरातात्विक ने इनका समय 7000 से 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नवपाषाणकालीन स्थल मिले। इन सभी जगहों से हमें बहुत बड़ी संख्या में नवपाषाणकालीन स्थल मिले। सब नवपाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है, सबसे पहले गुफकार और बोरझोम जो कि कश्मीर में है। दूसरा है चिरान जो कि बिहार में है। यहाँ से हमें चिरान से हमें हड्डियों के उपकरण मिले हैं। तीसरा आ जाता है मदना, चौपानी मांडव और कोइलडवा जो कि बेलन घाटी में। अब आप लोग को बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि चौपानी मांडव से हमें क्या मिला है। प्रस्तर युग के लोगों की एक भारी लाचारी ये थी कि वो पूर्णतः पत्थर के औजारों और हथियारों पर आश्रित थे। यानी कि इस समय के लोग की सबसे बड़ी मजबूरी, लाचारी कहा जा सकता है, ये थी कि ये लोग केवल केवल पत्थर के औजारों हथियारों पर ही निर्भर थे। वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सके। यानी कि ये लोग स्थायी जीवन तो जीते थे, लेकिन पत्थर के औजार और हथियार ही इनको चाहिए थे। उसी से वे लोग शिकार करते थे, उसी से वे लोग खेती करते थे। इनके पास कोई और तकनीक नहीं थी, जैसे कि वर्तमान समय में, और न ही ये कहीं और दूर जाकर बच सकते थे, क्योंकि अब खेती करते थे, खेती के लिए तो एक जगह पर स्थायी जीवन रहने पड़ता था। वे पहाड़ों की ढलानों पर, गुफाओं में, पहाड़ी से नदी घाटियों में अपना निवास बना सकते थे। काफी प्रयास के बावजूद ये सिर्फ उतना ही अनाज पैदा करते थे जितना कि किसी तरह, यानी कि लोग बहुत कोशिश करते थे, लेकिन ये केवल उतना ही अनाज उगा पाए थे जितना कि ये लोग अपने जीवन निर्वाह करने के लिए पर्याप्त हो। मदहदा के में धान के अलावा जौ की खेती का साक्ष्य भी मिला है। मदहदा से हमें धान तो मिला ही, इसके अलावा जौ मिला है हमें, और एक पशु बाड़ा भी मिला है। पशु बाड़ा का मतलब होता है एक बहुत बड़ी संख्या में जहाँ पर पशुओं को रखा जाता था, उस जगह को पशु बाड़ा बोला जाता है। कोयल दवा और मदहदा से हमें हड्डियों के अवशेष मिले, और यह हमें बताते हैं कि उस समय के लोग और मवेशी भेड़ बकरियों को पालते थे, और जो भेड़ बकरियों को पालता था उसको मवेशी बोला जाता था। पश्चिम उत्तर में बुरहोर के प्रारंभिक नवपाषाण कालीन बाशिंदे जमीन खोदकर बनाए गए खाईनुमा घरों में रहते थे, न कि जमीन पर बनाए गए घरों में। यानी कि बुरहोम से हमें ये पता चला है कि ये लोग जो थे, ये अपना घर गड्ढों में बनाते थे, और गड्ढों में ही ये लोग रहते थे। जमीन पर कोई घर नहीं बनाते थे, जमीन पर खोदकर गड्ढों में बनाते थे घर, उसमें ही रहते थे। ऐसा हमें बुरहोम से पता चला है। असम और उससे आगे के पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे पॉलिशन नवपाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ियां, कोचार पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियों से प्राप्त हुए। यानी कि असम के आगे पूर्वोत्तर क्षेत्र से हमें नव छोटे पॉलिशदार नवपाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ियां, कोचार पहाड़ियां, गोरा पहाड़ियां और नागा पहाड़ियों से हमें मिली है। ये बताया गया कि नवपाषाण समय की जो कुल्हाड़ी हमें कहाँ से मिले, कोचार से पहाड़ियों से, गोरा पहाड़ियों से, नागा पहाड़ियों से। गुवाहाटी के पास सूरत तालुकी में की गई खुदाइयों से संबंधित आदम खुदाइयों और गोलाकार मूठ वाले कुल्हाड़ों के साथ अनगढ़ करते, यानी कि अनगढ़ रज्जु और कदकंद अंकित मृदवान जो है, और जो कुल्हाड़ियां और गोलाकार मूठ वाले जो कुठार है, ये हमें कहाँ से मिले? गुवाहाटी के पास सारू तालु एक नामक जगह है, जहाँ से हमें ये मृदवान और ये कुल्हाड़ियां मिली है। उत्तर पश्चिम में कश्मीर नवपाषाण संस्कृति की एक विशेषता है। यानी कि अगर हम यूपी की बात करें, तो कश्मीर की बात करें, तो वहां पर नवपाषाण संस्कृति की विशेषता है, जैसे कि गट्टावास होता है कि गड्ढों में घर, और मृतबान की विविधता भी हमें यहाँ से देखने को मिली है। यहाँ से पत्थर अलग अलग मिले, हड्डियों के तरह तरह के औजार मिले, सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सूक्ष्म पाषाण हमें कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल से।
दक्षिण भारत में हमें जीवन निर्वाह की नई पत्तियों के बारे में सर्वाधिक निर्णायक साक्ष्य मिले। ये हड़प्पा की संस्कृति के समकालीन थे। यानी कि दक्षिण भारत में हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें ये पता चला कि लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन सी नई पत्तियां अपनाते थे और यह संस्कृति जो थी हड़प्पा के समकालीन थी। भारत में सर्वाधिक स्थलों में से यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल जो है भारत के अंदर उसमें से कुछ इस प्रकार है। नवपाषाण कालीन स्थल की बात करें जैसे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से है? कोडेगल, उतनूर, नागार्जुन कोंडा और पालपायु। कर्नाटक में टेलेकोटा, मास्की, नरसीपुर, सिंगनहल्लू, हल्लू और ब्रह्मगिरी। और तमिलनाडु में पैमपल्ली। ये सभी नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल। दक्षिण के नवपाषाण काल का समय 2600 से 800 ईसा पूर्व का माना गया है, जिसके के 3 चरण बताए गए हैं। उस समय में लोग क्या करते थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे। कुल्थी, ज्वार, बाजरा और रागी उगाते थे। तीसरे चरण में लोहा भी मिला गया है। उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर हम कुछ मोटे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में आज नवपाषाण कालीन बस्तियां सिंधु नदी के पश्चिम में विकसित हुई है। मेहरगढ़ में नवपाषाण कालीन संस्कृतियां 8000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी और ये जल्दी ही फैल गई थी। रामशरण शर्मा कहते हैं कि बलूचिस्तान की नवपाषाण कालीन संस्कृति का समय 7000 ईसा पूर्व है। उस समय में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, गेहूं और जौ की खेती करते थे, पशु और भेड़ बकरियां पालते थे, माल के लिए दूर क्षेत्रों में व्यवहार करते थे और 3000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण कालीन संस्कृति का व्यापक रूप से प्रसार हो चुका था। ये भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों में फैल चुकी थी। इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।